बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का लेक्चर लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि वही ढोल लगाने बजाने हैं, क्योंकि लेक्चर जो है वो ख़त्म, मतलब आज का जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर का दी एंड करने वाले हैं, तो खुशी की बात तो है ही। चलिए, क्या है जो चैप्टर 8 हमारा चल रहा था क्लास 12th का, उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 20। जो चैप्टर फ्लो है वो आपको पता ही है, देख लीजिए, कुछ घड़ियों का मेहमान है ये। और लेक्चर फ्लो आपको पता ही है कि क्या आज हम करने वाले हैं, और वो है जैसा कि मैंने कहा था कि ड्रग व अल्कोहल की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कि ठीक है, आपने बता दिया कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, लेकिन हो जाए तो क्या करें या उसको पहले कैसे रोक सकते हैं। भाई, जब सभी डिजीज की रोकथाम पड़ी है तो ये भी एक बीमारी ही है, और ये तो भयंकर वाली बीमारी है, तो इसकी रोकथाम भी बतानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इनके लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले रोकथाम और नियंत्रण कर रहे हैं, तो सबसे पहला यानी कि प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं इसके लिए और क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हम निम्न उपाय कर इनसे बचाव व नियंत्रण कर सकते हैं। जिसमें पहला जो हम कह रहे हैं अनुशासन या डिसिप्लिन। और इसमें ही नहीं, जैसे कि आपको पता है, सुना ही होगा आपने, ठीक है, बड़े हो गए हैं अब आप, कि हर चीज़ में कोई एक वर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हैं लाइफ में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है डिसिप्लिन, सिंसियरिटी किसी काम को लेकर। तो अगर आप में डिसिप्लिन है, आप में सिंसियरिटी है, तो पहली बात तो आप ऐसे रास्तों पर जाएंगे ही नहीं जहां पे आप भटक सके। और फिर भी अगर भटक गए तो अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्हीं की बदौलत, जिसे हम कहते हैं अनुशासन या डिसिप्लिन। अनुशासन वह आदत क्रिया है जिससे सभी दुर्व्यसनों, दुर्व्यसन मतलब गंदी आदतें या एडिक्शन से बचा जा सकता है, परंतु अनुशासन व्यक्ति में स्वतः होना चाहिए। ठीक है, कोई आपको अनुशासित नहीं कर सकता। कोई मार धाड़ के आपके बच्चे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो कहे कि नहीं इसको फॉलो करना है, तो आप 1 दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, 4 दिन फॉलो कर लोगे, फिर जब वो नहीं रहेंगे या उनकी एब्सेंट में आप फिर रिलैक्स हो जाओगे। तो अनुशासन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके, उसी तरह आपको कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकता सिवाय आपके। अगर आपके मन में इच्छा है तो शायद आप एक बार कहने से भी उस चीज़ को मान लोगे, लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप एक बार दबाव में मान लोगे, दूसरी बार दबाव में मान लोगे, लेकिन तीसरी बार उस चीज़ को नहीं मान पाओगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो स्वतः होती है, खुद में होना चाहिए आप में डिसिप्लिन, किसी के दबाव के कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतः होना चाहिए, किसी के दबाव के कारण नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति सहज मतलब खुद से अनुशासी होता है तो वह स्वयं अच्छे और बुरे को पहचान लेता है और बुरी आदतों में नहीं जाता है। ठीक है, ये बात हमने कई बार कही है कि आप खुद बड़े हैं, जिस लेवल पे आप हैं वहाँ पे आप छोटे बच्चे नहीं हैं दूध पीते हुए कि भाई आपको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में किशोरावस्था से ही ड्रग और अल्कोहल को जोड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें एजुकेशन दी जा रही है, हमें बताया जा रहा है, और कुछ भी नहीं पता तो हमें जो हम देखते हैं उससे हमें लगता है कि ये गलत आदत है। सही गलत की पहचान हमें है, और फिर भी आप अगर उस रास्ते पर जाते हैं तो कहते हैं पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, वो वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखना है, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। चाहे वो इससे पहले की बात हो, यानी कि ड्रग लेना नहीं लेते हैं आप, कोई आपको जबरदस्ती दिला रहा है, तब भी आपको कंट्रोल रखना है। और अगर आप आदी हो चुके हैं इसके, यानी एडिक्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको सेल्फ कंट्रोल आप करेंगे तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, ये इन भाई साहब को बड़े खुश है आज, ये कह रहे हैं कि आज यूट्यूब पे आया हूँ, बहुत व्यूज मिलने वाले हैं, तो बड़े खुश है कि आज तो चश्मा वश्मा लगा के आए हैं, रोक रहे हैं अच्छे से ट्रैफिक वगैरह, डिसिप्लिन को बता रहे हैं ये। तो इसी तरह आपको भी क्या करना है, ड्रग को नो कहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है अनावश्यक दबाव से बचे, स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं। ये हमने बात भी की थी कि हमें क्या करना है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो चीज़
जैसे कई बच्चे होते हैं, है ना, आप क्लास में भी है, कोई नोट्स नहीं आ रहा है ना, लेक्चर क्लास जो है 10-15 मिनट लेट हो गई और ये अभी तक क्लास नहीं आई मैम, 10-12 मैसेज, मैम क्लास नहीं आई, मैम क्लास नहीं आई, मैम नोट्स नहीं आए, मैम ये नहीं हुआ, मैम, ऐसे फड़फड़ीजना नहीं है ना। फड़फड़ीजना मतलब पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य अगर आप नहीं रखोगे तो उसका असर आपके दिमाग पे होगा, स्ट्रेस होगा आपको। और ऐसे अननेसेसरी, मतलब आपको पता है कि चलो क्लास अभी नहीं हुई है, 10 मिनट बाद हो जाएगी, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई है, लेकिन आपने क्या किया, उस 10 मिनट में अपना खून जलाया, ये सोच के मैम क्लास नहीं आई, मैम कब आएगी, मैम नोट्स नहीं आए। आ जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स, तो इसको बोलते हैं अनावश्यक दबाव। ठीक है, जरूरी नहीं है फालतू का अपना फड़फड़ाना। ठीक है, बच्चों पर परिवार के सदस्यों को कभी कभी अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। हम तो खुद है ही, देखो एक तो वही सबसे पहले बात तो खुद से करनी है, उसके बाद अगर आप पे कोई दबाव डाल रहा है, यानी कि आपके पेरेंट्स डाल रहे हैं, मान लो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें इसमें फर्स्ट आना ही है, तुम्हें ये टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 लाने ही है, ऐसा अननेसेसरी दबाव नहीं, क्योंकि ये 10 आउट ऑफ 10 उसकी जिंदगी का निर्धारण नहीं करेंगे। आगे और भी बहुत सारे लेवल है और भी बहुत सारे बैरियर्स है जो आपको क्रॉस करने हैं। आप एक टेस्ट में 10 में से 10 ले भी आए तो क्या वो आपकी फ्यूचर की सक्सेस को निर्धारित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। निर्धारित कौन करेगा? आपने जो पढ़ा है। भले ही आपके टेस्ट में 10 में से 9 आए या 10 में से 5 आए, लेकिन जो आपने उस टेस्ट में पढ़ा है ध्यान से, बिल्कुल शांति से, वो आपको हमेशा काम आएगा आगे। लेकिन अगर आप डर डर के करेंगे कि नहीं 10 में से 10 नहीं आए तो मुझे ये नहीं मिलेगा, 10 में से 10 नहीं आए तो मम्मी मारेगी, आप डर के जो पढ़ेंगे ना वो आपको याद नहीं रहेगा कभी भी। स्ट्रेस लेके जो पढ़ेंगे वो कभी याद नहीं रहेगा, वो भूल जाओगे कि आपने स्ट्रेस में पढ़ा था, आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो वो मेमोरी कहाँ से बनाएगा। ठीक है, तो आपको अनावश्यक खुद भी दबाव नहीं लेना है और आपके पेरेंट्स जो कि हैं उन्हें भी नहीं देना है आपको। और फ्यूचर में आप कभी पेरेंट्स बनेंगे तो आपको अपने बच्चे को भी क्या नहीं देना है? दबाव नहीं देना है। ये बात समझाना चाह रहा है। वरना जो बच्चे हैं आजकल के, मैंने हमेशा से ये नोटिस किया है कि पुराने जब हमारे जनरेशन के बच्चे हुआ करते थे वो बहुत शांत थे, मतलब वही फालतू का फड़फड़ीजना नहीं है ना, एनर्जी, भले उनमें बहुत काम करते थे, दिन भर काम करते थे, लेकिन ऐसे फाफू नहीं करते थे जबरदस्ती की। आजकल के बच्चे फाफू बहुत करते हैं लेकिन धैर्य नहीं है उनमें, बिल्कुल धैर्य नहीं रख पाते। जरा सा कुछ कहते ही उनका ऐसा मुंह फूल जाता है कि मुझे डांट दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, ऐसा फील हो जाता है। और पुराने बच्चों को देखो, है ना, जो टीचर थे वो ऐसे लकड़ियों से मारते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, क्योंकि उन्हें पता है हमारे भले के लिए कर रहे। आज जरा सा टीचर ने कुछ 2 शब्द कह दिए तो उनको गुस्सा आ जाता है, और ये मुझे पूरी क्लास के सामने ऐसे कैसे कह दिया। तो ये सब आपको क्या पहुंचा रहे हैं? या ना आपको टीचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना उन बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? यस, यू आर द राइट पर्सन, आपको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आप अननेसेसरी क्या हो जाएंगे? स्ट्रेस में आ जाएंगे बिना किसी कारणवश। ठीक, चलो नेक्स्ट जो है अनावश्यक समकक्षीय दबाव से बचे। अब वो भी एक दबाव था लेकिन ये दूसरा वाला दबाव है। भाई दबाव, प्रेशर, बहुत सारे फिजिक्स पढ़े हुए हैं, पढ़े हो ना फिजिक्स? ई फिजिक्स में बहुत प्रकार के दबाव हुआ करते हैं और ऐसे ही दबाव हमारे जीवन में भी हैं। हमारा जीवन जो है वो पढ़ पढ़ के दबाव से ग्रस्त हो चुका है। ठीक है, प्रेशर एक ये प्रकार का है जिसमें हम बोल रहे हैं समकक्षी, मतलब आपके एज के जो लोग हैं, वही कंपटीशन वाला एक तो है कि आपका दोस्त है या आप जिसको पसंद नहीं करते वो आपसे आगे निकल जाता है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना। समकक्षी का मतलब हम उम्र या साथ में जो पढ़ रहे हैं, साथ में जो काम कर रहे हैं, ये सबके लिए। देखो आपके लिए भी है, जो ऑफिस काम करते हैं, जो अब एडल्ट हो चुके हैं उनके लिए भी है कि वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका जो साथ में काम करने वाला है वो बोलेंगे नहीं उसका प्रमोशन ज़्यादा हो गया, उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं मुझसे, ये ऐसी वाली भावनाएं वो भी आपको स्ट्रेस देती है। ज़्यादातर अपने दोस्तों के दबाव में, ठीक, या उनके उकसाने पर धूम्रपान जैसी आदतों के शिकार होते हैं। हमें ऐसे बच्चों के दोस्तों की जानकारी होना और उन्हें भी इन आदतों से बचाना चाहिए। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, आपको खुद को भी ध्यान देना चाहिए। क्या कि अगर आपको पता है कि ये बंदा जो है वो गलत रास्ते पर है, ड्रग वग लेता है, तो आप पहले से ही अपना उसका डिस्टेंस बना के रखो।
ठीक है। दूसरा, चलो ठीक है आपका दोस्त है, ऐसा भी नहीं है, कहीं हम फिर एक तरफ ये भी कहेंगे कि अगर आपका दोस्त ऐसे गलत रास्तों पर है तो आप उसे सुधारें, तो सुधारो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सुधारने के चक्कर में आप भी सुधर जाओ उसके साथ साथ, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। आप सपोर्ट दो उसको, इमोशनल सपोर्ट दो अगर वो छोड़ना चाहता है, लेकिन वो उल्टा आपको भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो भाई तू कौन मैं खामखा, तू अपना काम कर मैं अपना, ठीक है, वैसा करना है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप उससे बात करना बंद करो, लेकिन उस लेवल पे नहीं जाएंगे आप, यानी कि उसके साथी संबंधी नहीं बनेंगे कि वो भी ड्रग ले रहा है तो मैं भी ड्रग लूँ, वो सिगरेट पी रहा है तो मैं भी सिगरेट पीऊँ, क्योंकि वो सिगरेट पी रहा है तो उसका बहुत ऐसे वट है ना, दादा है वो वहाँ का, उसकी बहुत दादागिरी चलती है, मैं भी सिगरेट पीऊँगा तो मेरी भी दादागिरी चलेगी। ऐसा वाली सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके दोस्त कैसे हैं, सही है या गलत है, और आपके पेरेंट्स को भी जानकारी होनी चाहिए, और होती भी है, सारे पेरेंट्स को जानकारी होती है ना, वो रोकते भी आपको, नहीं 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 उससे मिलना नहीं मिलना, वो सही नहीं है, उससे दूर रहा कर, मम्मी भी कहती है पापा भी कहते हैं, तो उनकी बात को सुनना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें ही सब कुछ पता है, उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक। तो वही जोश जोश में कुछ दोस्त जबरदस्ती, आपने मूवीज वगैरह में देखा ही होगा, ले ले यार मजा आता है, एक बार तो पी के तो देख एकदम मस्त है, ऐसे करते हैं, या जोश चढ़ाते हैं कि तेरे में तो ताकत ही नहीं है, तू तो ऐसा है वैसी है ना, तू पी नहीं सकती सिगरेट, या तू पी नहीं सकता सिगरेट, तेरे बस के बाहर का खेल है, ऐसे उकसाने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भी आपको दूर रहना है। आप काफ़ी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, वो आपकी खुद की ओन लैंग्वेज है। शिक्षा और परामर्श, ठीक है, जो कि हम दे रहे हैं, मतलब वही ज्ञान बांटना, ज्ञान उड़ेलना, दूसरों को खून चूसना, वैसा भी आप कर सकते हैं, यानी कि ये वह एजुकेशन और काउंसलिंग कर सकते हैं। ये दो वह साधन है जो यदि सही दिशा में सक्षम रूप से कार्य करें, हमारी भावी पीढ़ी सभी बुरी आदतों से बच सकती है, ठीक है। कि अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे कि आज मैं आपको दे रही हूँ, अगर मैंने आपको सही तरह से समझा दिया, आपने सही तरह से समझ लिया, मैंने आपकी काउंसलिंग कर दी। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग प्रोफेशनली भी की जाती है और थ्योरेटिकली भी की जाती है। जैसे मैं रोज आपकी काउंसलिंग करती हूँ, है ना, कुछ कुछ आपको बता के कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, नोट्स ऐसे बनाने चाहिए, ये काम गलत है, ये काम सही है। और बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग से मोटिवेशनल स्पीकर नहीं करते, काउंसलिंग आपकी ये ऐड वाले भी करते हैं, है ना। आपको अपनी बहकी चुपनी चुपड़ी बातों में पिघलाकर बोलते हैं कि ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगी, ये लगाओ आपके बाल काले हो जाएंगे, ये दवाई खाओ आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। ये भी काउंसलिंग ही है, लेकिन ये नेगेटिव वाली काउंसलिंग है जो आपको ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। और कुछ होती है पॉजिटिव वाली काउंसलिंग, ठीक है, जैसे कि अच्छे लोग करते हैं, है ना। चलिए, तो ये क्या करना है आपको, पहले तो एजुकेशन देनी है जो कि हम दे रहे हैं, प्लस आप अगर इस पर अच्छे से काम कर ले, या ये एजुकेशन आप पर अच्छे से काम कर ले, तो आप फिर इस चीज़ों से नहीं भटकेंगे। हो सकता है मेरा ये लेक्चर देखने के बाद एक दो बच्चे जो गलत रास्ते पे हो वो सही पे आ जाए, है ना, तो अच्छा काम हो जाएगा। तो ये क्या कर सकती है, भावी पीढ़ी को बुरी आदतों से बचा सकती है। ये देखो, ये काउंसलिंग ही है। देखो, काउंसलिंग बहुत तरीके की होती है। आप एक किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, वहां पे भी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग कुछ नहीं, जस्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप है जो किसी इंपॉर्टेंट पर्पस से किया जाता है। अब वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है, आपको बुरी आदतों से बचाने का हो सकता है, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए हो सकता है। तो कोई भी ऐसा कन्वर्सेशन जो किसी मतलब से, यानी किसी मोटो से, किसी उद्देश्य से किया जाता है, काउंसलिंग कहलाता है, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है ना, जो जितने भी जिनको साइकिक डिजीज होती है, जिसके पहले हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, मनोवैज्ञानिक बीमारियां जो होती है ना, स्ट्रेस को दूर करना, तो वो काउंसलर्स के पास जाते हैं। और आजकल आपने मूवी में देखा भी होगा, तुम्हें काउंसलर की ज़रूरत है, तो वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, वो 2-4 सेशंस उनको बुलाते हैं, पूछते हैं उनके मन में क्या चल रहा है ना। और ये भी एक सही बात है कि जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो हमें उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। पहले ही वो डॉक्टर कह देता है कि सब आपको बताना है, चाहे वो कितना से कितना गंदा सच हो या कितने से कितनी अच्छी बात हो, आपको उनको कहनी है, तभी वो आपको ट्रीट कर पाएंगे।
अगर आप उनसे छुपाओगे, वो सुना ही आपने, वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, एडवोकेट से, अगर एडवोकेट से छुपाओगे तो आप फिर आपको वो कानून से बचा नहीं पाएगा। ऐसे ही हमें हमारे काउंसलर से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। तो वो काउंसलिंग कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं मुझे पर्सनली मैसेज करके कई बार कहते हैं मैम मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी काउंसलिंग कर देते हैं, ठीक है। मतलब उसको जिस लेवल पे वो जा रहा है नेगेटिव लेवल पे, उसको पॉजिटिव पे लाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि काउंसलिंग फेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से होती है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं, तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें अगर आप छोड़ना चाहते हैं इस चीज़ों को। परामर्श, ठीक है, वही सजेशन देता है काउंसलर। एक तो पहले वो पूरी कहानी को जानता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने, अब आप कैसा फील कर रहे हो। और ड्रग एडिक्ट को तो स्पेशली काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक है। वह ताकतवर साधन, अब वो ताकतवर साधन वो कोई मशीन गन नहीं है उसके पास। ताकतवर साधन मतलब उसकी जो मेथड्स है वो पढ़ते हैं साइकोलॉजी में कि कैसे कैसे इंसान की साइकोलॉजी की जाती है ना। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको आगे अगर साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बीएड वगैरह करेंगे जैसे हमने की, तो आपको पढ़नी पड़ेगी साइकोलॉजी, है ना। काफ़ी चीज़ें होती है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रोशा शाही वाला, है ना, इंक वाला, ब्लॉटिंग वाला, ठीक है, और टैट, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी के, वो करते हैं, फिर उसके बाद मेथड अप्लाई करते हैं, है ना। ड्रीम एनालिसिस एक आपने वो देखा ही है पिक्चरों में, वो उसको सुला देते हैं ऐसे, फिर वो उसको हिप्नोटाइज करके नींद में सुला देते हैं, फिर उससे पूछते हैं सवाल या जवाब। ये भी काउंसलिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको ड्रीम एनालिसिस कहते हैं या हिप्नोटिक मैकेनिज्म कहते हैं। बच्चों को यदि सही ढंग से प्राप्त हो तो हम बच्चों को आसानी से उसकी नकारात्मक सोच क्रिया से बचा सकते हैं, ठीक है। पहले हमें जानना होगा उसकी सोच क्या है, वो किस वजह से स्ट्रेस है, फिर उसको दूर करना होगा, ठीक, समझे आप। तो ये जो है वो क्या है, काउंसलिंग और एजुकेशन। स्पेशलिस्ट होते हैं काउंसलर स्पेशल चीजों के, ठीक है। पांचवा क्या है, माता पिता व परिवारजनों का सहयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका दोस्त अगर गलत रास्ते पे और आप उसको धुतकारोगे कि नहीं तो गंदा है, वो कब धुतकारना है, जब आप पूरी तरह से हार जाए कि वो नहीं सुधरने वाला है ना, उससे डिस्टेंस बना के रखना है। और माता पिता को क्या करना है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो गलत आदतों में जा चुका है, तो अगर उसको सही रास्ते पर लाना है तो उनको पहले उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे, अब आप बोलोगे मैम क्या वो उसको रोज ड्रग ला के दे दें, या है ना सिगरेट के, अच्छा सिगरेट भी नहीं ला बच्चा मैं लेके आता हूँ, वो वाला सपोर्ट नहीं। सपोर्ट पॉजिटिव वे में कि उसको धीरे धीरे उसकी ऐसी काउंसलिंग करें, हम उसको धीरे धीरे ऐसा समझाए कि ये गलत आदतें हैं, है ना, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वो पेरेंट से किसी बात पे रुष्ट है, झगड़ा है उसकी वजह से, तो भाई उस चीज़ को सुधारा जाए कि हो सकता है हमारी वजह से वो स्ट्रेस में आ गया है, तो वहाँ से उसको लेकर आए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सहयोग मतलब ये, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, हो सकता है वो आपसे ही गुस्सा होकर इन गलत आदतों में, मूवीज़ वगैरह देखते ही आप, है ना, गलत आदतों में गया है, और फिर आप उसको और इग्नोर करोगे तो फिर गलत काम हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है भाई, सीकिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, सपोर्ट चाहिए, बच्चा ऐसी आदतों में नहीं पड़े, इसके लिए माता पिता, परिवार जन व बच्चे के दोस्तों का सहयोग बहुत आवश्यक है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, हम परेशान होते हैं, टेंशन होती है, लेकिन जब हम फैमिली के बीच में बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो हमारी टेंशन भूल जाते हैं, है ना। ये क्या है, ये एक तरह का सपोर्ट है। लेकिन आप वही चीज कि आप पहले ही स्ट्रेस में हो, उधर से पेरेंट्स और डांट रहे हैं, भाई ना ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, नंबर क्यों कम आए, ठीक है, डांटना भी अपनी जगह एक सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन उनको भी ये सोच के देखना है कि बच्चा अभी किस लेवल पे है, कहाँ है, वो स्ट्रेस तो नहीं है, बाद में धीरे से समझाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये सहयोग जो है। और अगर आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेस में है तो आप उसको बिठाइए, थोड़ा बात करवाइए, है ना, आपको लगे, कई पेरेंट्स करते भी हैं ऐसा। यही टाइम स्पेंड करना, यानी बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक। व्यावसायिक और चिकित्सक सहयोग लेना, ठीक, ये वही
थोड़ा सा प्रोफेशनली हम आ गए कि अब सारे हमने हथकंडे अपना लिए, अभी भी कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? एक डॉक्टर के पास। ठीक है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प लेनी है आपको। यदि बच्चा युवा ऐसी आदतों में घिर जाए और आपके सभी उपाय उसे ऐसी आदतों से छुटकारा नहीं दिला सके, तो तुरंत व्यावसायिक रूप से यानी कि प्रोफेशनली आपको क्या करना है? प्रोफेशनल रूप से या व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों की सहायता ली जानी चाहिए। जैसा कि हम उसको वहां भेज देते हैं, रिहैब सेंटर में भेज देते हैं। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको रिहैब सेंटर में भेज दिया जाता है, वो अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप घर पे उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। वो इतना आक्रामक हो गया है कि वही मारना धारना शुरू कर देता है ना, चीजें फेंकना शुरू कर देता है ना, बोलेगा कि नहीं मुझे ड्रग ला के दो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसे ऐसे धमकियां देता है। तो फिर आपको क्या करना है भाई? उसको प्रोफेशनली मेडिकल हेल्प के लिए भेजना है, यानी कि रिहैब सेंटर भेजना है। और जैसे भी जिस लेवल का वो ले रहा है एडिक्शन, उसके हिसाब से, ऐसा नहीं तंबाकू खाने वाले को भी आप रिहैब सेंटर भेज दो, है ना। उसके लिए तो आप वही उसको बोलो कि धीरे धीरे कम करे। आजकल आपने देखी है एड्स आते हैं कि वो टोबैको सिगरेट से छुटकारा के लिए वो निकोटिनेड क्या पता टैबलेट आती है ना, वो यूज़ करो, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल ले तो उससे भी काम हो जाएगा। आज के हमारे नियंत्रण और उपाय थे। उसके अलावा आप और भी जैसा जो मैंने बड़बड़ किया है यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हैं पॉइंट बना के चाहे तो। और इतने ही है। और ये क्वेश्चन ये इस टाइप का अभी हमने जो तीनों लेक्चर लिए हैं इससे जुड़े हुए, वो तीनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार बोर्ड में अलग अलग तरह से पूछे हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। और जैसा कि मैंने कहा स्कोरिंग भी है। तो इसके बाद हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि जो आज तक बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और एक दो चीज़ें जो कई बार छूट जाती है हमसे, है ना, वो भी उसमें आ जाएगी कि भाई चैप्टर में नहीं हुआ वो चीज़, कोई एक्स्ट्रा थी नीट के पर्पस से या किसी भी पर्पस से, तो वो वहाँ पे आ जाएगी। तो कल का जो लेक्चर है वो ज़रूर अटेंड कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। मिलते हैं कल के लेक्चर में।